शरीर के अंदर विषैले तत्व जमा हो गए हैं और वो जब जमा हो जाते हैं तो वो शरीर के लिए कुछ तकलीफ़ें पैदा करते हैं, जैसे स्किन के कुछ रोग उभर जाना या शरीर में सूजन हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है शरीर को। तो डिटॉक्सिफाई करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, पर हमें पहले ये समझना चाहिए कि इंटॉक्सिकेशन होता कैसे है, शरीर में टॉक्सिन्स कैसे जमा हो जाते हैं। शरीर में टॉक्सिन्स प्रवेश करने के या टॉक्सिन जमा होने के कई स्रोत हैं। एक है भोजन, जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं, पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा ये विषैले तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो खाने के द्वारा कैसे पहुंचते हैं? अनाजों के द्वारा पहुंचते हैं, क्योंकि अनाजों को पैदा करने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशकों का प्रयोग तो कीड़ों को मारने के लिए किया गया है, पर वो उसका कुछ अंश खाद्य पदार्थों, अनाजों में आ जाता है। फिर जिन खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है और लगातार प्रयोग किया जाता है, वो कीटनाशक काफ़ी नीचे तक शरीर के, ये पृथ्वी के अंदर वाले पानी तक पहुंच जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पानी तक टॉक्सिफाई हो चुका होता है। तो जो हम पानी पीते हैं वो भी टॉक्सिफाई हुआ हो सकता है। फिर खाद्य पदार्थों में हम लोग पैकेट बंद खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी से ख़राब नहीं हो जाए, उसमें जल्दी से कीड़े न लग जाएं। तो जल्दी से कीड़े नहीं लग जाएं तो उसको ऐसा तो बनाना पड़ेगा कि कीड़े ना पहुंच सकें, मतलब कीड़ों के लिए जहर हो। तो साइट्रिक एसिड जैसी चीज़ें उनमें डाल दी जाती हैं, मिला दी जाती हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, और भी कई चीज़ें हैं जो मिला दी जाती हैं। तो जो भी हम पैकेट बंद, डिब्बा बंद, इस तरह का जो तैयार भोजन करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। दूसरा, जंक फूड, इनमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए भी जाती होती हैं। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स आमतौर से कैफिनेटेड होते हैं, कैफीन की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है और वो कैफीन पानी में काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, तो वो भी हमारे शरीर के बहुत काम का नहीं रह जाता, वो भी टॉक्सिन्स के रूप में एकत्रित हो सकता है। तो ये हुआ भोजन के द्वारा। फिर हमारा जो बाहरी वातावरण है वो पॉल्यूटेड है, जो हमारी हवा है प्रदूषित है। इस हवा के द्वारा विषैले पदार्थ हमारे फेफड़े तक जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें। अभी कोरोना हुआ था तो हर हफ्ते फॉगिंग हुई थी, डेंगू हुआ है हर हफ्ते फॉगिंग हो रही है। तो वो फॉगिंग मच्छरों को मारने के लिए या वायरस को मारने के लिए हो रहा है, पर किन चीज़ों की फॉगिंग हो रही है? विषैले पदार्थों की ही तो हो रही है ना, उसमें से कुछ अंश हमारे भीतर जा रहा है। तीसरा, हमारे जो हमारी जो स्किन है वो बार बार अगर तैलीय
पदार्थों के संपर्क में आती है तो पानी में मिले हुए जो विषैले तत्व होते हैं, आमतौर से जब भी हम कभी साबुन से शरीर को धोते हैं, नहाते हैं, तो हमारे रोम छिद्रों में पानी में मिला हुआ कोई विषैला तत्व आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, पर तेल में मिला हुआ तत्व प्रवेश कर सकता है। तो ये तो हुआ जो हम हमारे शरीर के अंदर बाहर से विषैले तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। फिर कुछ विषैले तत्व हैं जो शरीर में तैयार होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो चयापचय की प्रक्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, वो मेटाबॉलिज्म जो की प्रक्रिया के दौरान कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल्स रिएक्शंस टॉक्सिन्स में बदलने की एक प्रक्रिया हो जाती है, वो टॉक्सिन बन जाते हैं। फिर हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, और हर एक सेल में सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, और हर सेल माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। उसमें ऑक्सीजन जलती है, ऑक्सीजन जलती है तो ऑक्सीडेंट पैदा होता है। ठीक है, वो ऑक्सीडेंट पूरी तरह शरीर से बाहर निकल जाए ऐसा तो हो सकता है, पर सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। और अगर शरीर से वो 24 घंटे के अंदर बाहर नहीं निकला है वो ऑक्सीडेंट, तो वो ये खतरा है कि वो फ्री रेडिकल्स के रूप में तब्दील ना हो जाए, और फ्री रेडिकल शरीर के लिए घातक होता है। तो एक तो ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है हमारे शरीर का, इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो टॉक्सिन्स बन जाते हैं। दूसरा है कि हम लोग हैं इमोशनल, मनुष्य भावुक प्राणी है, और भावुक प्राणी होने का मतलब ये है कि उसको क्रोध भी आता है, उसको प्रेम भी होता है, उसकी भावनाएं भी आहत होती हैं। और अगर उसका पेट खाली है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्रोध की जो भावना है, क्रोध जो हमें आता है और वो बढ़ता चला जाता है, वो ऐसे ही नहीं बढ़ता चला जाता। हमारे एड्रिनल के द्वारा हमारे ब्लड में कुछ केमिकल डाल दिए जाते हैं, तब हमें क्रोध आता है। कोई भी चीज़, कोई भी भावना जब हमारी उफान भरती है तो कोई ना कोई केमिकल एड्रिनल के थ्रू उसमें हमारे ब्लड में डाल दिया गया है, और वही जो ब्लड में केमिकल घूम रहा है वो हो सकता है हमारे आमाशय में चला जाए, हमारे गैस्ट्रिक में चला जाए, फूड ब्लैडर में चला जाए, और वहाँ पर हम अगर खाली पेट हैं तो वो टॉक्सिन्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से इंटॉक्सिफिकेशन या इंटॉक्सिकेशन हमारे शरीर में हो जाता है, हमारे शरीर में विषैले तत्व एकत्रित हो जाते हैं। एक और भी है विषैले तत्व एकत्रित होने का कारण, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ठीक से पेट साफ नहीं होना। ठीक से पेट साफ नहीं होता है तो जो भोजन हम लोगों ने किया हुआ है वो 3 दिन से 4 दिन से हमारे पेट के अंदर, हमारे आंतों के अंदर पड़ा हुआ है। बड़ी आंत पहले से अवरुद्ध हो रखी है तो वो छोटी आंत में रुकना शुरू होता है, और छोटी आंत जो कि लगभग 22 फीट लंबी होती है, आदमी की अपनी लंबाई के 5.5 गुना लंबी होती है। तो वो जो 22 फीट लंबी आंत है वो इसलिए 22 फीट लंबी है कि जो भोजन हम लोगों ने खाया था उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब टॉक्सिक फूड हमने खा रखा है, या वो फूड काफ़ी दिन वहाँ पड़ा रह गया, निकला नहीं क्योंकि हमें कब्ज है, तो उसमें भी टॉक्सिन्स बन जाते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन आंत करती रहती है और ब्लड में मिल जाते हैं, और ये टॉक्सिकेशन ज़्यादातर रक्त ही दूषित हो जाता है हमारा इनके
इनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से। तो ये भी एक कारण है, कब्ज होना भी हमारे शरीर में विषैले तत्व जमा होने का एक कारण है। तो ये सब कारण हुए कि इंटॉक्सिकेशन कैसे होता है। अब ये जो इंटॉक्सिकेशन हो रखा है, इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करें, इन विषैले तत्वों को बाहर कैसे निकालें। हमारे शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने की अपनी एक प्रक्रिया है। हमें इन विषैले तत्वों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर के पास अपना एक तंत्र है, अपनी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्थित तरीके से इन टॉक्सिक एलिमेंट्स को, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है। पर हमें शरीर को वैसा माहौल देना चाहिए। तो शरीर से बाहर टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारे कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख ऑर्गन है किडनी, दूसरे नंबर पर है लिवर, तीसरे नंबर पर है कोलोन। कोलोन मतलब बड़ी आंत, और चौथे नंबर पर है लंग्स, फेफड़े, पांचवें नंबर पर है त्वचा। ठीक है। अगर कोई विषैला पदार्थ हमारे रक्त में मिला हुआ है और वो रक्त लिवर से होकर के गुजरता है, तो लिवर उस विषैले पदार्थ की प्रकृति में बदलाव कर देता है, उसको हानिकारक से हानि रहित बना देता है, बशर्ते कि हमारा लिवर स्वस्थ हो। ठीक, तो लिवर को स्वस्थ रखना है। दूसरा, हमारी किडनी अगर स्वस्थ है तो विषैले पदार्थों को रक्त में से निकाल करके वो मूत्र के रूप में बाहर करने के रास्ते पर डाल देती है। तीसरा, हमारा जो कोलन है, बड़ी आंत जो है हमारी, बड़ी आंत एक जैव ओवन है, जैव भट्टी है, और उसमें कोई भी विषैला पदार्थ अगर आ जाता है तो पहले तो वो उतना विषैला रहने नहीं देता, बड़ी आंत का तापमान। और फिर अगर विषैला पदार्थ वो है भी, पर क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ गया, और ब्लड बड़ी आंत में आने का मतलब है कि उसका वो अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि छोटी आंत तक अवशोषित होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी पदार्थ अवशोषित होते हैं छोटी आंत तक होते हैं। बड़ी आंत निकास का काम करती है। तो जो पदार्थ, भोजन के पदार्थ जो हमारे शरीर के काम के नहीं थे, वो बड़ी आंत में पहुंच गए, और बड़ी आंत में पहुंच गए तो उनको बाहर निकलना ही है। तो हमारे मल के द्वारा, हमारे मूत्र के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा ये विषैले पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं, और लंग्स के द्वारा यानी हमारी सांसों के द्वारा भी ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर लगातार फेंके जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम सांस लेते हैं भीतर, तो भीतर जो सांस गई है वो, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 18 से 20 के आसपास रहता है। अगर हम जहाँ का पर्यावरण या जहाँ की हवा शुद्ध है वहाँ जाते हैं, तो वो 20% के आसपास, 18 से 20% के आसपास उसमें ऑक्सीजन होती है। और प्रदूषित शहरों में भी जाएंगे तो भी 16 से 18 के बीच तो रहेगी। तो जो सांस हमने ली वो 18% ऑक्सीजन के साथ ली गई थी, और जब वही सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें से 2% या 2 से लेकर के 4% तक का ऑक्सीजन हमारे फेफड़े सोख लेते हैं, और उसकी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा में मिला देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारे लंग्स के द्वारा भी, हमारे फेफड़ों के द्वारा भी हम विषैले पदार्थों को बाहर कर सकते हैं। तो ये जो विषैले पदार्थ हैं, इनको बाहर करने के लिए क्या खाना चाहिए? आशीर्वाद। ये जो बताया जाता, खूब आजकल तो फैशन में है
कि आप ये खाओ तो डिटॉक्सिफाई हो जाओगे, आप अमुक चीज़ खाओ, आप ये सुपर फ्रूट खाओ, वो सुपर फूड खाओ, इससे आप डिटॉक्सिकेशन कर लेंगे, ऐसा कहा जाता है। आजकल तो फेस मास्क की तरह या फेस पैक की तरह कुछ चीज़ें भी आ गई हैं कि चमड़ी के बाहर लगाओ और आप डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। पर डिटॉक्सिकेशन के लिए सबसे कारगर तरीका है व्यायाम। सबसे कारगर तरीका है एक्सरसाइज करना। और उस एक्सरसाइज में क्या शामिल है? कार्डियो एक्टिविटी और वेट ट्रेनिंग, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। और कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करता है, एथलेटिक ट्रेनिंग करता है, फील्ड में ट्रेनिंग करता है, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करता है, तो भी वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो थक रहा है। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन सोखी जाती है और उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो सांस ज़्यादा ली जाती है, तो सांसों के द्वारा ज़्यादा फेंका जाएगा और पानी ज़्यादा पिया जाएगा। जितना पानी ज़्यादा पिया जाएगा उतना पानी किडनी से होकर के गुजरेगा और किडनी को फिल्टर करने के लिए जो भी दिखेगा वो किडनी से फिल्टर करेगी और पसीने के द्वारा भी हमारी त्वचा से बाहर जाएगा बहुत सारा विषैला पदार्थ, बहुत सारे विषैले तत्व चले जाएंगे। तो सबसे कारगर तरीका है कि हमको नियमित व्यायाम करना चाहिए। दूसरा कारगर तरीका है, अब ये ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीका करेंगे, हमें 3-4 चीज़ें एक साथ करनी है। तो वो क्या 3-4 चीज़ें? सबसे पहले हमें व्यायाम करना है। दूसरा, हमको पेट साफ रखने के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो करना चाहिए। पेट साफ रखना मतलब हमारी बड़ी आंत साफ होनी चाहिए, हमें कब्ज नहीं रहना चाहिए। हमें कब्ज नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर हम उसमें नींबू का रस मिला सकें तो अच्छा है। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ऑक्सीडेंट्स ही कुछ देर शरीर में रुक जाएं तो वो टॉक्सिन्स बन सकते हैं। तो हमको पानी पीना है, सुबह गर्म पानी पीना है, नींबू मिला सकें तो नींबू मिलाना है, अदरक भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, पर कोई शर्त नहीं, शर्त है पानी। पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, चाहे वो गर्मी के भी दिन हो तो भी सुबह का पहला पानी आप गर्म पियो। अब पेट साफ करने के लिए सिर्फ गर्म पानी पर्याप्त नहीं है, हमारे भोजन में फाइब्रस फूड होना चाहिए। तो फाइब्रस फूड क्या होते हैं? मोटे अनाज और दालें, फल और सब्जियां। ठीक है। तो नियमित हमारे भोजन में कोई एक दाल जरूर होनी चाहिए, दिन में कम से कम एक बार 1 कटोरा भर के हरी सब्जी होनी चाहिए। और हरी सब्जियों में आलू, अरबी और भिस, इनको छोड़ करके बाकी सारी सब्जियां हरी हैं। हरी सब्जियों का मतलब सिर्फ पालक नहीं है, हरी सब्जियों का मतलब सिर्फ पालक या राई या सरसों, ये साग नहीं है। साग हरी सब्जियां हैं, पर भिंडी भी हरी सब्जी है, गोभी भी हरी सब्जी है, लौकी भी हरी सब्जी है, तोरी भी हरी सब्जी है, चिचिंडा भी हरी सब्जी है, ये सारी हरी सब्जियां हैं। तो दिन में एक बार हरी सब्जी होनी चाहिए और दिन में एक बार सलाद जरूर होना चाहिए, और दोपहर के भोजन में सलाद हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सलाद में बहुत ज़्यादा फैशनेबल चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल हमारे शहर में नहीं मिल रहा है तो भी हम जाकर के सलाद पत्ता ढूंढ
ढूंढने की कोशिश करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खीरा हर कहीं मिल जाता है, और खीरे से ज़्यादा बढ़िया सलाद के रूप में कोई दूसरी चीज़ है नहीं पेट साफ करने के लिए। अगर पेट साफ करने का हमारा प्रयोजन है तो खीरा बहुतायत में खाना चाहिए हमें, हर कौर के साथ एक पीस खीरे का खाना चाहिए। अगर हम मिक्स खाना चाहें तो मूली मिला सकते हैं, उसमें प्याज काट करके मिला सकते हैं, टमाटर की एक दो पीस मिला सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अगर ऐसा लगता है कि हम फॉरेनर दिखने चाहिए तो ब्रोकली मिला लेना एक पीस, ब्रोकली नहीं मिलती है तो गोभी मिला लेना, ठीक है। एलोवेरा सलाद में खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसका जिक्र बाद में करेंगे। तो सलाद में सलाद होनी चाहिए, और पानी पीने का तरीका हमको ध्यान रखना चाहिए। पानी पीना कम से कम 2 लीटर पानी हमको दिन भर में पीना चाहिए, और वो 2 लीटर की शर्त वहाँ भी लागू होती है जब सर्दियों में हमें पानी छूने का भी मन नहीं करता, देखने का भी मन नहीं करता, तब भी हमको 2 लीटर पानी पीना है। और सर्दियों में पानी पीने का मन नहीं करता है, पर अगर हम उसको गुनगुना कर लेंगे तो वो पिया जाएगा। और पानी पीने का तरीका क्या है? खाना खाने से पहले कम से कम आधा गिलास 150 ml पानी हमको पी लेना है पहले। उससे क्या होगा, एक शरीर की हमारी जो थोड़ी देर बाद ज़रूरत पैदा होने वाली है पानी की, वो ज़रूरत उस पानी से पूरी हो जाएगी। 2, हमारे फूड ब्लैडर, क्योंकि हम लोगों ने 3 घंटे 4 घंटे पहले खाना खाया था, उसके बाद से वो खाली है, 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद खाली हो गया था, वो खाली है, और उसमें इंटॉक्सिकेशन हुआ हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग भावनात्मक प्राणी हैं। तो किसी के ऊपर गुस्सा आ गया होगा, कुछ हो गया होगा, चिड़चिड़ाहट भरी रही होगी, तो वो जो टॉक्सिन्स हैं फूड ब्लैडर से वो सरक जाएंगे, ठीक है। और खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी खाने का एक हिस्सा है। थाली रखी है, पहले पानी के 2 घूंट भरो, फिर रोटी का कॉर्क तोड़ो और खाना शुरू करो। खाना खाने से पहले 150 ml पानी पीना है, 200 ml पी सकते हो। अगर तुम्हें खतरा नहीं है कि रोटी कम खाई जाएगी तो 1 गिलास पी लो, पर 150 ml से कम नहीं पीना है। और उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? जो खाना खाते हुए हमने भोजन में स्वाद लिया, भोजन में जो मिर्च थी वो सिर्फ हमारे स्वाद के लिए नहीं थी, भोजन में जो नमक था वो सिर्फ हमारे स्वाद के लिए नहीं था। काली मिर्च या मसाले या जो भी कुछ हम लोग स्वाद के लिए डालते हैं, खुशबू डालते हैं, खुशबू आती है, वो सारी खुशबुएं, वो सारे स्वाद, वो सिर्फ हमें मज़े देने के लिए नहीं थे, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंडिकेट, सूचना देने के लिए थे कि ये चीज़ें खाई गई हैं। कार्बोहाइड्रेट खाया गया है, प्रोटीन खाया गया है, और फैट खाया गया है। अब ये जो प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट करने के लिए जिस स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत है वो लीवर उपलब्ध कराएगा, और आमाशय में वो एंजाइम आकर के भोजन में मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो खाया गया है उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जिस पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत होगी वो हमारा लीवर प्रोवाइड करवाएगा, और वो आमाशय में आकर के कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा। वो तो सेलिवा से ही मिलना शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो एंजाइम सलाइवा से, हमारे लार से मिलना शुरू हो जाता है, पर आमाशय में भी आकर के मिलता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जिन जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी वो भी एंजाइम्स हमारे लीवर से हमारे आमाशय को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो जब हमने भोजन किया है, भोजन करने के आधा घंटे बाद तक वो एंजाइम आकर के वो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनमें मिलते हैं। उस दौरान एक हमारे आमाशय में एक शकिंग की प्रक्रिया होती है, एक उठने और बैठने की प्रक्रिया होती है, जिससे कि वो एंजाइम
उस भोजन में जो कि हमने किया हुआ है अच्छी तरह मिल जाए, और वो एंजाइम मिलने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अलग अलग होने के लिए जितना वक्त चाहिए उतना वक्त हमें उसको देना है। तो जो प्रोटीन खाया गया है उस प्रोटीन को हमारा शरीर सीधे ग्रहण नहीं करता, उस प्रोटीन को हमारा शरीर अमीनो एसिड्स के रूप में ग्रहण करता है। तो प्रोटीन के पेप्टाइड बने हुए होते हैं, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, वो उससे आकर के मिलता है, तो वो पेप्टाइड्स अलग अलग होते हैं। फिर वो प्रोटीन आइसोलेट होकर के उसमें जो जो अमीनो एसिड्स थे वो सारे अलग होने की स्थिति में आ जाते हैं। उतना हमें वक्त देना चाहिए। अगर हम उससे पहले पानी पी देंगे तो वो जो एंजाइम आए थे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उनका असर उतना नहीं रहेगा, उनका प्रभाव उतना नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खा रखे हैं वो पूरा डाइजेस्ट कर सके। इसलिए हमें उतना समय उसको देना, भोजन को देना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पानी पी रखा है तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और फिर भोजन के आधा घंटे के बाद 1 गिलास पानी, 250 ml पानी हमको पीना है। जो भोजन हमारे पेट में पड़ा हुआ था उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट तो सोख लिया गया है, और हो सकता है कि कुछ ठोस मात्रा में हो, और हमारी आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन जाता है वो जाता है पल्प के रूप में। जैसे आम का गूदा होता है, पूरा का पूरा भोजन अच्छी तरह से मैश हो करके मिल करके उस तरह गूदे की तरह हो जाए तो वो वाल्व खुलता है, आमाशय का वाल्व खुलता है और छोटी आंत में वो भोजन सरकना शुरू हो जाता है। तो वो उतना सख्त हो कि वो उसे सरकने में वक्त लगे। अगर हमने आधा घंटे के बाद 1 गिलास पानी पी लिया तो वो शकिंग की प्रक्रिया उस भोज्य पदार्थ को जो कि हमारे आमाशय में है उसको थोड़ा ढीला बना देगी और वो आराम से सरक जाएगा। तो 40 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पीना है, और उसके बाद जब हमें प्यास लगे तब पानी पीना है। गर्मी के दिन में ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पी सकते हैं। सर्दी के दिन में कम प्यास लगती है, नहीं पीने का मन है तब, क्योंकि भोजन करने के बाद आपने 1 गिलास पानी पी रखा है, भोजन करने से पहले भी आपने आधा गिलास पानी पी रखा है, और दिन में 4 बार आपने भोजन कर लिया है तो 6 गिलास पानी तो आपने ऐसे पी लिया, और 2 गिलास पानी आपने सुबह पेट साफ रखने के लिए गुनगुना करके पी लिया। 8 गिलास पानी आपने पी ही लिया। सर्दी हो चाहे गर्मी, 2 लीटर हमारी ज़रूरत होती है, 2 लीटर पानी हमने पी लिया है। गर्मी के दिन में ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा पी लो। तो पानी पीने का भी ये तरीका है, और पानी ठीक मात्रा में पिएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का ऑटोमेटिकली होगा। तो बस यही तरीके हैं कि हम व्यायाम करें, पेट को साफ रखें, भोजन टाइम से करें, और ठीक अच्छी क्वालिटी का भोजन करें, फाइबरस फूड उसमें होना चाहिए, और पेट में कब्ज नहीं बने इसकी व्यवस्था करें। तो डिटॉक्सिकेशन या बॉडी डिटॉक्स खुद ब खुद होती रहेगी। ये एक नियमित प्रक्रिया है। हम इसको और बूस्ट करने के लिए इतना कर सकते हैं कि अपने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करें। जैसे जैसे मैंने बोला, नींबू पानी में निचोड़ करके आप खा सकते हैं, और जिन भोज्य पदार्थों में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं उनको लिया जा सकता है। लिवर को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन बी और आयरन ये बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और विटामिन बी और आयरन तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। हम उनको नियमित रूप से ले सकते हैं, तो ये बूस्ट करने के लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो ऐसे हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिकेशन कर सकते हैं। सर जैसे हमारी ओटमील होती है तो ओटमील को कहते हैं कि वो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होती है, तो जो हमारा वर्कआउट है तो हमें मिनिमम उससे कितने देर पहले ओटमील लेनी चाहिए? जैसे माना सुबह के टाइम पे तो हम खाली पेट ही जाते हैं, और शाम के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हम भागते हुए आते हैं, हमें छोटी सी नींद भी चाहिए होती है, हमारा वर्कआउट भी है, तो उस केस में मतलब मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए पहले तो डाइजेस्ट भी हो जाए और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे? ये किसने बोला है कि ओट मील जो है
जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भोजन है। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भोजन तो चावल है। अगर सॉलिड फूड में देखेंगे तो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होगा चावल। उससे भी जल्दी डाइजेस्ट करना है तो आलू या फिर मैदे से बनी हुई कोई चीज़ें। और ओट मील तो ओट से बना हुआ है, और ओट तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब होता है, उसका तो कार्ब भी थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो इतनी जल्दी नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से पहले कोई भी मील हम लेते हैं तो वो 1.5 घंटा पहले ही होनी चाहिए, उससे पहले उससे बाद में नहीं। एक्सरसाइज में और जो भोजन हमने किया है उसके बीच में कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। क्यों? जैसे अभी मैंने बताया कि आधा घंटा तो पानी भी नहीं पीना है खाना खाने के बाद, तो अभी तो उसमें एंजाइम मिल ही रहे हैं। उसके बाद उसको छोटी आंत में प्रविष्ट होने देना है, तो 1.5 घंटे के 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद ये प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया 2-2.5 घंटे तक चलती है। तो 1.5 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज के बारे में सोचना चाहिए हमको, क्योंकि शरीर को हमें एक साथ 2 काम नहीं देने हैं। हमारे पास ऊर्जा का एक ही स्रोत है, हमारे पास ऊर्जा एक ही है, और हम उसको अगर एक साथ 3 चीज़ों में विभाजित कर देंगे ऊर्जा को, तो एक भी जगह पूरी तरह से उपयोग में नहीं आएगी। उदाहरण के लिए जब खाना खाते हैं तो हमें नींद आती है ना, प्राकृतिक है। आलस आता है, क्यों आता है? क्योंकि शरीर ने उस ऊर्जा का इस्तेमाल स्केलेटल मसल को करने के लिए निषेध करना चाहा है। हमारा जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, या हमारा जो बहुत तेज गति से चलने वाला मस्तिष्क है, इसको ऊर्जा देने के बजाय भोजन को पचाने में शरीर उस ऊर्जा को खर्च करना चाहता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमको आलस आता है या नींद आती है। तो भोजन को पचाने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो। 1.5 घंटे के बाद आपकी सुस्ती, आपकी नींद सब कुछ भाग जाती है, आप चौकन्ने हो जाते हैं। बस वो वक्त है एक्सरसाइज करने का। अब एक्सरसाइज में तो हमें सारी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा फिर आधी ऊर्जा खाना पचाने में लगे, आधी ऊर्जा वेट लिफ्ट करने में लगे या दौड़ने में लगे। उससे बेहतर है कि हम खाने वाली बात को तो काफ़ी पहले कर चुके हों। तो ऊर्जा का उपयोग शरीर एक बार में एक ही चीज़ के लिए करना चाहता है, और हमें वो वातावरण शरीर को देना चाहिए। इसलिए मील और एक्सरसाइज के बीच में 1.5 घंटे का गैप जरूरी है।